ये कैसा है आवाज भी कैसा दिखा बस ठीक है ना। ठीक है अच्छा चलिए चालू करते हैं उसको रहने दीजिए कुछ नहीं लगेगा। साउंड कितना हुआ है पता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा यस स्टार्ट कर दी रिविजन। बिहार पुलिस दरोगा के लिए प्रारंभिक पीटी परीक्षा का प्रीवियस ईयर 2008 का क्वेश्चन है। 23/4/2008 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसको पढ़ते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर आ जाएगा फरीद खान। फरीद आ जाएगा इसका आंसर फरीद। शेर शाह को बचपन में फरीद कहा जाता था। और इसका जन्म पूछे तो 1472 ईस्वी में हुआ था। 1472 ईस्वी में। और बचपन का नाम फरीद खान। शेर खां की उपाधि की बात किया जाए, शेर खां की उपाधि शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि की बात की जाए तो बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर को मारने के उपलक्ष्य में दी थी। बहार खां लोहानी ने इसको शेर शाह की उपाधि दी थी क्योंकि ये शेर को मारा था। उसके बाद इसके बाद थोड़ा बात करते हैं मुद्रा के बारे में। मुद्रा इन्होंने चांदी के सिक्के, रुपया, तांबे के सिक्के दाम और शेर शाह के समय सोने के सिक्के को असरफी कहा जाता था। शेर शाह के समय में सोने के सिक्के को असरफी कहा जाता था। और सड़क पे बहुत कम क्या है, बंगाल में सोनार गांव से लेके आगरा दिल्ली से होते हुए लाहौर तक सड़क का निर्माण करवाया है, जिसे पहले सर के आजम कहा जाता था। जिसे सर के आजम कहा जाता था, अब इसे कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड। शेर शाह सूरी के समकालीन पूछा जाए, शेर शाह सूरी के समकालीन मलिक मोहम्मद जैसी, जिसने पद्मावत की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जैसी। और इसकी मृत्यु की बात की जाए तो 22 मई 1545 ईस्वी कालिंजर पर आक्रमण करने के समय तोपखाना फट जाने से इसकी मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में। मृत्यु के समय उक्का नाम का आग्नेय अस्त्र चला रहा था। मृत्यु के समय कौन सा अस्त्र चला रहा था? आग्नेय अस्त्र उक्का नामक था। उक्का नाम। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। आगे रहीम के बारे में देख लेते हैं। इसका ऑप्शन में था रहीम और सलीम मुरीद, तो रहीम भी देख लेते हैं। रहीम के बारे में थोड़ा सा। रहीम का नाम था पूरा अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबर के 9 ये रहीम जो थे अकबर के 9 रत्न में से थे। वो बैरम खां का पुत्र था, यानी कि इनके पिता का नाम बैरम खां था। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सलीम के बारे में जान लेते हैं। सलीम किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता था? जहांगीर को। जहांगीर को। इसके बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम के 2 आसपास प्रथा चलाई, ये सब इसके प्रथा सब है। और जहांगीर ने अपने जीवन गाथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में की थी। अपने जीवन गाथा की रचना तुजुक ए जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में की थी। और देखिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। उसके दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर और उस्ताद अबुल हसन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन 2 महत्वपूर्ण चित्रकार थे।
और नूरजहाँ की माँ असमत बेगम गुलाब से इत्र बनाने की विधि की खोज की थी। नूरजहाँ की माँ असमत बेगम गुलाब से इत्र बनाने की विधि की खोज की थी। और मुरीद, मुरीद किसे कहा जाता है? सूफी विचारधारा में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। सूफी विचारधारा में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिटेल देख लिए। शेर शाह बचपन का नाम फरीद था, इसके चारों ऑप्शन फरीद, सलीम, रहीम और मुरीद सबके बारे में जान लिए। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1857, 1895 और 1885, 1785। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1885। इसका राइट आंसर आ जाएगा 1885। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने किया था। इसकी स्थापना अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने किया था। जबकि इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो W.C. बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी थे अध्यक्ष। और स्थापना की बात की जाए तो A.M. ह्यूम, A.O. ह्यूम था। A.O. ह्यूम अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, आगे देखते हैं व्यपगत का सिद्धांत। तीसरा क्वेश्चन है व्यपगत का सिद्धांत से संबंधित रहा है। व्यपगत का सिद्धांत यानी कि किससे संबंधित है? व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी से। ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेंथो, लेकिन राइट आंसर इसका आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या दिया था? व्यपगत का सिद्धांत दिया था। इन्होंने शिक्षा सुधार के वुड्स डिस्पैच 1854 ईस्वी में उसकी प्रमुख देन, उसी का देना है शिक्षा सुधार वुड्स डिस्पैच। और उनकी राजनीति साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। उनकी राजनीति साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। और व्यपगत सिद्धांत में होता था क्या कि उसके आधार पर क्या किया जाता था? उनके अन्य सियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और कोई भी वो अदर सियासत के राजा सब था, जो भी था यहाँ पे शासक राज कर रहा था भारत में, उसको अपने मिला लेना ही व्यपगत का सिद्धांत कहा जाता है। उसी को अंग्रेजी शासन में मिला लेना। और देखिए डलहौजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसी लॉर्ड डलहौजी के बारे में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। उसी के समय 16 अप्रैल 1853 उसी के समय 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाया गया था। किसके समय? डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाया गया था। 1854 ईस्वी में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसने लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की। 1854 ईस्वी में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। शिमला को ग्रीष्मकालीन हिमाचल प्रदेश HP की राजधानी शिमला बनाया। इसी कार्यकाल में सब हुआ। और देखिए डलहौजी का शासनकाल उनके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इसी नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। प्रथम थे सतारा, 1847 में इसको विलय किया गया। और देखिए आगे था बुंदेलखंड, जिसको जयपुर कहा जाता था पहले, और संबलपुर जो उड़ीसा में पड़ता है। 1849 में सबको विलय किया गया। अलग अलग है डेट सबका। 1850 में उदयपुर मध्य प्रदेश, 1852 में, और उसके बाद झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में आदि को विलय कर लिया गया अंग्रेजी शासन के अधीन। आगे देखिए इसमें 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें डलहौजी का डिटेल देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा है विलियम बेटिंग, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय की बात की जाए तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया।
मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया। और इसने 1881 ईस्वी में 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित भी किया था। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विलिकिंस चार्ल्स को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था। इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट ही ने किया था। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। और इसी के समय में वॉरेन हेस्टिंग्स, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय के हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसी काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। और पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। इसी के समय अकेले मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले के समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? 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 इसका आंसर ऑप्शन है धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है कुमारगुप्त। इसका आंसर आ जाएगा कुमारगुप्त। आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। तो बोलेंगे आंसर में क्या? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेना नायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? ऐबक का सेना नायक बख्तियार खिलजी ध्वस्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय। और थोड़ा समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। उसे समरसत कहा जाता था, यानी 100 युद्धों का विजेता कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को समरसत कहा जाता था, यानी कि 100 युद्धों का जो विजेता उसे समरसत कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा V.A. स्मिथ ने दिया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दर्जा दिया गया, बोला था। चलिए आगे देखिए। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम जान लेते हैं। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कई सिक्के पर वीणा वादन करते हुए पाया गया है, यह देखा गया है, दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त को कई सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। और समुद्रगुप्त के काल में 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। गरुड़, अश्वमेध, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु, वीणा, सारण, ये 6 इसके सिक्के मुद्राएं मिली, स्वर्ण सिक्के। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध, विक्रमांक एवं परम भागवत प्रथम गुप्त शासक की उपाधि धारण की थी। इसको दिया प्रथम गुप्त शासक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला, बिरसा मुंडा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मीर कासिम। राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम।
मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब 1760 ईस्वी में बना था, जिसने अंग्रेजी हस्तक्षेप से बचने के लिए बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। कहाँ बनाया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मीर कासिम। इसके बाद मीर कासिम ने 1764 ईस्वी में हुए बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध अवध के नवाब मुगल सम्राट के साथ संयुक्त गठबंधन तैयार किया, परंतु अंततः इस युद्ध में वो हेक्टर मुंडो का अधीन ब्रिटिश सेना से पराजित हुआ। अंत में क्या हो गया? ब्रिटिश सेना से पराजित हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 7। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम, इसका आंसर है गुजरी श्री। माता का नाम गुजरी श्री। इसका जन्म पूछा जाए तो बिहार के पटना जिले में हुआ था। और राजधानी भी है बिहार के, राजधानी भी और जिला भी। ये सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। सिख के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। इन्होंने अपने विचारों को व्यवहार में परिणत करने के लिए उन्होंने 1699 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा का स्थापना गुरु गोविंद सिंह। सिखों के लिए 5 करार केस कच्चा कंघा करा हुआ कृपान को अनिवार्य कर दिया गया। उन्होंने पाहुल नामक एक त्योहार चलाया। गोविंद सिंह ने पहाड़ी प्रदेश में पाओंटा यानी हिमाचल प्रदेश जो है नामक स्थान की स्थापना की थी। एक्सप्लेन अच्छा है। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना वहीं पर किया गया था। गुरु गोविंद सिंह पुरुष सिख को सिंह और महिला सिख को कौर का टाइटल धारण करने को कहा। पुरुष को सिंह और महिला को कौर का टाइटल धारण करने को कहा। किसने कहा? और इसका एक इंपोर्टेंट विचार है, देख लीजिए। उनका विचार, मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा। गुरु गोविंद सिंह को ने कहा था कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। उनका विचार था, मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। गुरु गोविंद सिंह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने उसके पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया था। औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात गुरु गोविंद सिंह उसके पुत्र औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5000 जात तथा 5000 सवार का मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? इसका राइट आंसर है कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। और देखिए, कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की जिसका संबंध राजनीतिक से है। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है। क्या गौण माना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह। तो राइट आंसर है भगत सिंह, सबको पता है। इसके साथ नारा देख लेते हैं। और इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, मारो फिरंगी को, मंगल पांडे, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन अधिनायक जय हो भारत। इतना नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, मोहम्मद इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। हु लिव्स इंडिया डाइज, ये हो जाए जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो हे राम करो हे मरो, ये सब किसका? महात्मा गांधी। आगे पूर्ण स्वराज राम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल। जय जवान जय किसान की बात की जाए लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात की जाए नरेंद्र मोदी सिर्फ क्या ऐड किया मोदी जी?
अनुसंधान, जय अनुसंधान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, श्री नरेंद्र मोदी। ये खत्म होने वाला, आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन शायद इस स्ट्रीम का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 10वां क्वेश्चन में, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। 10वां क्वेश्चन था बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज ने 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेज ने 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर, जिसको मुगदलपुर कहा था, स्थानांतरित किया, वहाँ ट्रांसफर कर लिया। कहाँ से? मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुगदलपुर यानी कि मुंगेर, जो अब मुंगेर है, जिला है बिहार का, वहाँ पे स्थान ट्रांसफर किया। ठीक है, आगे देखिए बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका। पहले देखिए ढाका, उसके मुगल काल से ही था, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर। मुंगेर मीर कासिम ने किया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम में। ये दरोगा का चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 का था। अभी साथ साथ डिटेल भी देखें हम लोग। अब देखिए अगला चलेगा 10 से आगे, 11 से लेकर आगे चलेगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। सॉरी सॉरी।